A major criminal investigation is underway tonight after dozens of hungry migrants were discovered crowded inside a squalid three-bedroom home in South Auckland. Well, you guys took $20,000 from us to get a job. Well, you promised us you could give a better life here. There's no better life here. Crammed into a filthy, overcrowded three-bedroom home for months on end, sharing a single shower, cooking over one stove. 3 days we don't have nothing to eat, only just drinking water. हर एक इंसान के अपने सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए वे हर तरह की कोशिश करता है। मेरी भी अपनी कोशिश शायद थी, जिन्हें पूरा करने के लिए मैं 7 साल पहले इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड मूव हो गया। चाहे इसे फॉरेन कंट्रीज का क्रेज कह दे, चाहे अपनी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज की कमी, लेकिन माइग्रेशन तब भी बहुत बड़े लेवल पे था और आज भी बहुत बड़े लेवल पे है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 2022 में 1.3 मिलियन लोग इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल हुए हैं। लेकिन इसी क्रेज के चलते हम कभी कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद पर चले जाते हैं। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के अंडर लोगों को न्यूजीलैंड में वर्क वीजा के ऊपर आने की परमिशन दी। एक ऐसा वीजा जिसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा टफ नहीं थी और जिसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा देखने को मिला। इस वीजे के अकॉर्डिंग अगर आपको न्यूजीलैंड से कोई जॉब ऑफर होती है जिसमें आपको एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और आपका एम्प्लॉयर आपको $29.66 पर आवर ऑफर कर रहा है, तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरे करके आप इजीली वीजा प्राप्त कर सकते हैं। वीजा ड्यूरेशन की बात करें तो आपको अप टू 3 इयर्स, आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा जिसमें आप न्यूजीलैंड में रह के काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट के अकॉर्डिंग वीजा को अप्लाई करने की फीस 750 न्यूजीलैंड डॉलर है और इसका प्रोसेसिंग टाइम 51 डेज का है 90% एप्लीकेशंस के लिए। मतलब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से ये एक बेटर ऑप्शन ऑफर किया गया जो भी व्यक्ति इन कंट्रीज में आकर रहना चाहता है और काम करना चाहता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कैसे जब कोई अच्छी चीज हमारे सामने आती है तो कुछ लालची लोग अपनी जेबों के लिए जरूरतमंद लोगों को गुमराह करके उन्हें लूटते हैं। न्यूजीलैंड के खुद के न्यूज चैनल पर यह खबर खूब देखने को मिली कि बहुत लोगों ने इन जॉब ऑफर्स के लिए बहुत से एम्प्लॉयर को अलग अलग अमाउंट पे किया है जो कि 25 से 30 लाख इंडियन रुपीस तक है। जा कहें कि इन जॉब ऑफर्स को 25 से 30 लाख में खरीदा है। अगर 30 लाख इंडियन रुपीस की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 न्यूजीलैंड डॉलर हो जाते हैं। मतलब वो लोग $60,000 के कर्जे से एक कंट्री में आकर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि उनके पास 3 साल का वर्क वीजा है और ऑलरेडी 60,000 घाटे में है और अब उन्हें 3 साल में ये $60,000 भी पूरे करने होंगे और उसके ऊपर कमाना है जिस मकसद से वे इस कंट्री में आए हैं। सो मेरी वीडियो स्टार्ट होती है अब। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है मनिंदर वीडियोस। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ काम करके उन लोगों की इनकम जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगी और न्यूजीलैंड में रहने के सभी खर्चों की जो कि यहाँ रहने के नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं और लगभग हर इंसान को इतना तो पे करना ही पड़ेगा और आखिर में कितना पैसा वे सेव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली कि अगर मैं इस वर्क वीजा पे आता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास 30 आवर्स मैं हफ्ते का काम कर सकता हूँ और अगर उसमें मेरा जो पर आवर पे रेट है वो 29.66 है तो मेरी वीकली इनकम क्या रहेगी। उस वीकली इनकम के हिसाब से हम ईयरली इनकम निकालेंगे और उस इनकम के बाद में जो यहाँ पे एक्सपेंसेस रहते हैं उन्हें हम माइनस करके लास्ट में देखेंगे कि साल में हम कितना पैसे सेव कर पाएंगे। और अगर मैं अभी बात करूं यहाँ पे 30 आवर्स की, मैं यहाँ पे डालता हूँ 30 आवर्स पर वीक और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 29.66 से, तो $889 जो ये मेरे वीकली है इनकम। और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 52 वीक्स के लिए, अगर साल की इनकम मैं निकालता हूँ तो ये मेरी साल की इनकम बनेगी $46,269। ये मैं एक साल में कमाने वाला हूँ इस वर्क वीजा के अकॉर्डिंग 30 आवर्स पर वीक और $29.66 पर आवर के अकॉर्डिंग। इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनुअल इनकम में। अभी ये मेरी हो गई जो मेरी साल की इनकम है। अब इसके ऊपर मेरा टैक्स भी जाएगा। अब टैक्स को फाइंड करने के लिए मैं जाता हूं गूगल पे और मैं यहाँ पे लिखता हूं
न्यूजीलैंड टैक्स रेट, ये पहली ही वेबसाइट है जो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट की है, IRD से बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इनकम के अकॉर्डिंग मेरा कितना परसेंट टैक्स कटेगा मेरी इनकम पे वो लिखा हुआ है। अगर मैं साल का $14,000 और लेस कमाता हूं तो मेरा 10.5% टैक्स कटेगा मेरे $14,000 पर। और ऐसे ही 14 to 48 ये अलग अलग रेंज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग इन्होंने जो मेरा टैक्स कटने वाला है वो लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम की बात करूं तो मेरी बनती है 46,269। तो इसका मतलब मैं इस कैटेगरी में आता हूं 14,000 से 48। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 17.5%। अगर मैं अपनी इनकम के ऊपर 17.5% ऑफ 46,269 निकालूं तो मेरी इस इनकम के ऊपर इतना अमाउंट मेरा टैक्स कटेगा। मैं ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये अमाउंट मेरा टैक्स कटने वाला है मेरी 46,269 डॉलर्स जो इनकम है साल की, उसके ऊपर। अगर मैं इसे माइनस अभी कर देता हूँ 46,269 को, तो अभी मेरे हाथ में जो मेरी पॉकेट में आने वाला पैसा साल की वो है $38,171। मैं इसे लिख लेता हूँ आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूँ जो कि एक न्यूजीलैंड में रहने की एक आम है। सबसे पहले जो बड़े वाला खर्च होता है वो आपका होता है एकोमोडेशन का, जो रेंट, आपने रहना कहाँ पे है और उसका रेंट क्या पे करना है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं यहाँ पे नॉर्मल रेंट 250 से लेके 300 तक है एक बेडरूम का, जिसमें हो सकता है कि आपका जो बाथरूम है और आपकी किचन शेयर्ड भी हो सकती है किसी और के साथ। अगर मैं इसे 250 भी लेके चलूं एक बंदे का तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा एक हफ्ते का रेंट है 250। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई बाय 52 कर दूं, एक साल के लिए कर दूं, तो ये 13,000 जो है ये मेरा मिनिमम रेंट में ही निकल जाएगा मेरी इनकम में से। मैं इसे रेंट में डाल देता हूं 13,000। अब इसे मैं अपनी टोटल जो मेरी इनकम थी आफ्टर टैक्स उसमें से मैं माइनस कर देता हूं जो है 38,171। अब मेरी जेब में जो बचे हैं वो है 25,171। अब इसे मैं फिर से लिख लेता हूं आफ्टर रेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं ग्रोसरी की, क्योंकि यहाँ पे रहना है ऑब्वियसली हमें खाना पीना तो है ही, और इस यहाँ में जो अभी रेट चल रहे हैं चीजों के और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं नॉर्मल ग्रोसरी एक हफ्ते की बात करूं तो $150 तक तो हमारे स्पेंड हो ही जाते हैं। और खास करके जो हम इंडियंस लोग हैं हमें इंडियन फूड भी लेना होता है और दूसरी जो ग्रोसरी रहती है वो भी हमें लेनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं नॉर्मल इसे 150 पर वीक को लेके चलूँ ग्रोसरी को, और इसे अगर मैं वीक के साथ 52 वीक्स के साथ एक साल की मैं निकालूं तो कम से कम $7,800 मेरी ग्रोसरी पर एक साल के निकल जाएंगे। अब इसे मैं फिर से माइनस कर देता हूं जो मेरे पास इनकम बची हुई थी। अब मेरे पास बचे हैं $17,371। अब मैं इसे लिख लेता हूं अलग से आफ्टर रेंट एंड फूड मेरे पास $17,371 बचने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं हमें आने जाने के लिए यहाँ पे अपनी कोई गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं न्यूजीलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लेकिन
अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का क्या सिस्टम रहता है कि आप शिफ्ट्स में जॉब करते हो। वो जॉब आपकी रात की भी हो सकती है, दिन की भी हो सकती है, दिन में भी उसका टाइम कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप शुरू ही दोपहर को कर रहे हो और आप फिनिश आधी रात को करने वाले हो, तो उस टाइम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो अब पहले साल में आपको गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हो तो कम से कम 4-5 हज़ार डॉलर तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसमें से 5 हज़ार की गाड़ी ले लेता हूं तो आपके पास कितना अमाउंट बचता है। ये 5 हज़ार की गाड़ी लेने के बाद मेरे पास ये अमाउंट बचता है, जिसे कि मैं अलग से लिख लेता हूं। आफ्टर कार, ये अब इसके ऊपर आपके जो खर्चे रहने वाले हैं गाड़ी के ऊपर, जो होंगे ही होंगे, उनमें से सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का न्यूजीलैंड में क्या सिस्टम रहता है कि यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन 1 महीने से लेके 1 साल तक की हो सकती है आपकी गाड़ी के लिए। तो अगर आप 6 महीने की रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 6 महीने बाद आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी और आपको फिर से वो करवानी पड़ेगी। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में रेजो भी बोल देते हैं। तो इसका खर्चा क्या रहता है ये अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कार रेजो मैं जाके सर्च करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यहाँ न्यूजीलैंड की। आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी का कोई नंबर डाल देता हूँ और मुझे कंफर्मेशन के लिए ये मैं कोड डालता हूँ और टी, मान लो 1 साल 1 महीना 2 महीने 3 महीने ऐसे 12 महीने तक, मान लो मैं 1 साल के लिए अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, जो कि मुझे 1 साल बाद फिर से करवानी पड़ेगी। उसका अगर मैं खर्चा टोटल निकालूं तो वो कितना जाएगा, ये रहा $103। कोई भी गाड़ी आप लेते हो आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ती है। जहाँ पे मुझे इंडिया का पूरा पता नहीं है, शायद इंडिया में एक बार रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे गाड़ी होगी तो होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आपको 1 महीने से लेके आप 12 महीने तक गाड़ी को अपने नाम पे रख सकते हो, उसके बाद आपको रीन्यू करवानी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी बेचते हो तो आपको इसे कैंसिल करवाना होगा और दूसरे बंदे को ये गाड़ी को अपने नाम पे ऐसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर मैं इस $103 को यहाँ पे माइनस करता हूँ, 371 माइनस $103, तो मेरे पास बचे अब आफ्टर रेजो 1 साल के लिए अब मेरे पास ये अमाउंट पीछे बचा है। इसके बाद में आपको न्यूजीलैंड में गाड़ी की वॉफ करवानी पड़ती है। वॉफ होती है वारंटी ऑफ फिटनेस। ऐसे नहीं है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी भी है और आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके गाड़ी का मॉडल 2000 से पहले का है तो वो जो वॉफ है आपकी 6 मंथ के लिए वैलिड होगी। उसके बाद फिर से आपको अपनी गाड़ी को चेकअप करवाना पड़ेगा। और अगर 2000 के ऊपर का मॉडल है तो वो 1 साल के लिए होगी। उसमें अलग अलग कॉस्ट रहती है हर एक जगह की। यहाँ पे भी आप वॉफ करवाने जाते हो, हर एक मैकेनिक की अपनी अपनी अलग अलग कॉस्ट रहती है। नॉर्मली यहाँ पे $60-70 की वॉफ होती है। मान लो अगर मैं 2000 के ऊपर के मॉडल की मेरी गाड़ी है और मैं साल के अगर $70 भी वॉफ के ऊपर खर्चता हूँ, और वो खर्चने के बाद अगर तो गाड़ी बिल्कुल फाइन है, फाइन का मतलब कि उसके टायर, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी रोड पे चलने लायक है, तब तो वो पास हो जाएगी। ठीक है। अगर उस कोई भी उसमें इशू आ जाता है, किसी भी तरह का इशू आ जाता है, मान लो कि आपके जो लाइट्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, आपके इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं, आपके टायर की जो एक उसमें जो कट रहते हैं, उसकी जो टायर की थिकनेस रहती है, अगर वो आपकी प्रॉपर है तो ऑल गुड है, फिर तो ठीक है। अगर कहीं भी कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो चीज आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। वो खर्चा अब कुछ भी हो सकता है। वो तो जब आपको चीज डलवानी पड़ेगी तभी पता चलेगा कि वो कितने की जाएगी। मतलब एक लाइट भी डलवानी है तो $200-300 तो नॉर्मल बात है। तो वो चीजें जो हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपको इसमें इंक्लूड करके लेके चलना होगा।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्यूल की, जो न्यूजीलैंड में आज का करंट रेट है फ्यूल का, वो हम देख लेते हैं। ओके, ये न्यूजीलैंड का जो नॉर्मल अभी प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डीजल का है, ये अनलेडेड 91 पेट्रोल है, ये प्रीमियम क्वालिटी का हो गया पेट्रोल। तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं, एक तो डिपेंड करता है कि आप डेली और आप एक हफ्ते में कितनी गाड़ी चलाओगे। अगर मैं नॉर्मल भी लेके चलूं तो फिर भी आप एक हफ्ते का $100 तो खर्च ही दोगे। तो अगर मैं एक हफ्ते का $100 लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग एक साल का मेरा बन जाता है $5,200। अब मैं इसमें से इसे भी माइनस कर देता हूं, -268। अब मेरे पास बचे हैं पीछे आफ्टर फ्यूल $7,000। ठीक है। इसके बाद में आ जाती है मेडिकल। मान लो अगर कोई आपको, भगवान ना करे, कोई मेजर इशू हो जाता है तो उसके लिए तो मैं शायद कैलकुलेट कर ही नहीं पाऊंगा कि क्या सिस्टम रहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नॉर्मल भी फीवर या कुछ भी आपको इशू आता है और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे जीपी बोल देते हैं, अगर आपको जीपी के पास जाना पड़ता है, अगर तो आप उनके साथ रजिस्टर्ड हो, जो कि रजिस्टर्ड की कोई कॉस्ट नहीं लगती है, जहाँ पे आप सिंपली उनके साथ रजिस्टर्ड हो सकते हो। अगर तो रजिस्टर्ड है फिर तो नॉर्मली आपकी कॉस्ट 50 लगती है एक बार विजिट करने की। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आई थिंक $80-90 तक लगती है। ये मेरा एक एस्टिमेट है जो मैंने पहले पे किया था। आज का मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कितनी है, लेकिन यही अमाउंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इन चीजों की जो आपकी कॉस्ट है ये आपको अलग से लेके चलनी होगी। जो इनमें से आपको माइनस करना है वो हम, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको कितनी बार वहां पे विजिट करना पड़ेगा एक साल में। ठीक है, लेकिन एक विजिट का रजिस्टर्ड हो तो $40 से $50, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका $80-90 एक टाइम की जो विजिट रहेगी जीपी के पास, डॉक्टर के पास, वो इतनी कॉस्ट रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग 77,000, अभी आपके पास $7,000 बचे हैं साल के नॉर्मल खर्चे करने के बाद। इसमें मैंने कुछ वो इंक्लूड नहीं किया कि आप कहीं घूमने जा रहे हो या आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, उन चीजों को मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। ये सिर्फ आपके नॉर्मल यहाँ पे रहने के वो खर्चे हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आपने बचाया है $7,000 साल का। अगर हम बात करें कि अगर आपने $60,000, 30 लाख इंडियन रुपीस किसी को पे किया है, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। अगर आप ऐसे करके इस कंट्री में आए हो, आपके पास 3 साल का वीजा है, तो आप अब सोचो कि वो $60,000 आप कितने सालों में पूरा करोगे। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे लेके चलूं $60,000 डिवाइड बाय, ये आपकी सेविंग है, तो यहाँ पे 8 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ आपके $60,000 पूरे करने के लिए। और आप इस कंट्री में आए थे इसलिए कि आप अर्न कर सको और अपनी फैमिली को पाल सको। आपने तो 8 साल आपके जो $60,000 दिए थे उसी में ही निकाल दिए। इसलिए वो बिल्कुल गलत चीज है। आप एक भी पैसा किसी एजेंट को या ऐसे फ्रॉड लोगों को मत दीजिए। यहाँ पे आना है, बेस्ट कंट्री है, आप आ सकते हो, बिना पैसे दिए आओ। जो इमिग्रेशन की इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो। न्यूजीलैंड जो इमिग्रेशन है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, उनके अकॉर्डिंग उनके रूल्स को फॉलो करो और इस कंट्री में आओ, आपके लिए बेटर रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।